गंगा सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, ये एक महागाथा है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म होती है। आज हम इसी शानदार सफर को समझने वाले हैं। ये एक नदी की ही नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक नदी जन्म कैसे लेती है? क्या कोई एक ही सोर्स होता है या कहानी कुछ और ही है? देखिए, गंगा के मामले में इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो इस पूरे सफर को हम 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले गंगा का जन्म, फिर मैदानों में इसकी यात्रा, इसमें मिलने वाली उत्तरी और दक्षिणी नदियां, इसका विशाल डेल्टा और आखिर में कुछ जरूरी फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय की ऊंचाइयों से। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि गंगा किसी एक धारा से नहीं बनती। इसका जन्म होता है 5 पवित्र धाराओं के मिलने से, जिसे हम संगम कहते हैं। और इसी को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि गंगा असल में अकेली नदी नहीं बल्कि कई नदियों से मिलकर बना एक शक्तिशाली विशाल रूप है। अब जरा इस पर नजर डालिए, कितना दिलचस्प है ये। इन 5 प्रयागों में एक नदी कॉमन है, अलकनंदा। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। ये सब अलकनंदा में ही मिलती जाती हैं। और फिर आता है आखिरी संगम, और वो आखिरी संगम है देवप्रयाग। यहीं पर जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तब जाकर इस महान नदी को अपना असली नाम मिलता है, गंगा। यहीं से, बस यहीं से इसकी असली यात्रा शुरू होती है। तो अब गंगा अपने पूरे स्वरूप में आ चुकी है। अब ये नदी पहाड़ों की गोद से उतरती है और भारत के विशाल मैदानों में प्रवेश करती है, एक ऐसी जगह जहां ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार बनती है। तो इसका रास्ता कैसा है? देखिए, ऋषिकेश और हरिद्वार के पास ये मैदानों में उतरती है, फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में दाखिल होती है, साहिबगंज में झारखंड को बस छूकर निकलती है और आखिर में पहुंचती है पश्चिम बंगाल। तो ये सिर्फ एक नदी का रास्ता नहीं, ये तो हमारे देश की सांस्कृतिक और आर्थिक लाइफलाइन है। अब जैसा कि मैंने कहा, इस लंबे सफर में गंगा अकेली नहीं है। इसमें कई सहायक नदियां, जिन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, आकर मिलती हैं। तो पहले बात करते हैं उन नदियों की जो उत्तर की तरफ से, यानी इसके लेफ्ट बैंक से आकर इसमें शामिल होती हैं। इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इनके क्रम को पश्चिम से पूरब की ओर याद रखना, ठीक वैसे ही जैसे गंगा खुद बहती है। तो देखिए, पश्चिम से शुरू करें तो सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, और फिर आती है कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अपना रास्ता बदलने और विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। और इस लिस्ट में सबसे पूरब में है महानंदा। तो ये तो हो गई उत्तर से आने वाली नदियां। अब जरा दक्षिण की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन सी बड़ी नदियां राइट बैंक से, यानी दाईं ओर से आकर गंगा में मिलती हैं। और इनमें एक नदी तो गंगा की सबसे लंबी साथी है। जी हां, वो नदी है यमुना, गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी। यमुना अपने आप में एक बहुत विशाल नदी है और प्रयागराज में गंगा के साथ इसका जो संगम है, वो तो भारत के सबसे पवित्र और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। और यहां एक और मजेदार बात है, यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये नदियां सीधे गंगा में नहीं जाती, नहीं, ये पहले यमुना से मिलती हैं, उसकी ताकत बढ़ाती हैं और फिर यमुना इन सबका पानी लेकर गंगा तक पहुंचती है। अच्छा, यमुना के अलावा भी दक्षिण से 2 और अहम नदियां आती हैं, सोन जो अमरकंटक से निकलती है और पुनपुन। ये दोनों भी गंगा की विशाल प्रवाह में अपना योगदान देती हैं। चलिए, अब हम गंगा के सफर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जैसे ही ये नदी बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचती है, इसका रूप एकदम ही बदल जाता है। ये बदलाव आता है पश्चिम बंगाल के फरक्का में। फरक्का एक बहुत ही अहम मोड़ है क्योंकि यहां पर गंगा 2 हिस्सों में बंट जाती है और यहीं से शुरू होता है इसका आखिरी अध्याय। तो इसके 2 रास्ते हो जाते हैं। एक धारा है हुगली, जो दक्षिण की तरफ मुड़कर पश्चिम बंगाल से ही बहती है, और जो मुख्य धारा है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। अब बांग्लादेश में क्या होता है? ये पद्मा नदी आगे जाकर एक और विशाल नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है। वहां ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, यमुना नहीं। और जब ये दोनों महानदियां मिलती हैं तो इनकी मिलीजुली धारा को मेघना कहा जाता है। और इन सब नदियों का अंतिम परिणाम सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा।
ये वो जगह है जो अपने घने मैंग्रोव जंगलों और हाँ, मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स के साथ समेटते हैं। इससे गंगा का जो विशाल महत्व है वो और भी साफ हो जाएगा। तो देखिए, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये नेशनल वाटरवे 1 भी है, मतलब व्यापार का एक अहम रास्ता। ये हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का घर है और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो एक रामसर साइट है, यानी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड। तो हमने क्या देखा? हिमालय की छोटी छोटी धाराओं से लेके एक जीवन देने वाले विशाल डेल्टा तक गंगा की ये यात्रा असल में पूरे उपमहाद्वीप की कहानी है। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये जीवन, सभ्यता और प्रकृति का एक अटूट संगम है। और ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस प्राचीन नदी ने तो एक पूरे उपमहाद्वीप को आकार दिया, पर अब इसका भविष्य हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा? शायद इसका जवाब हम सबके ही हाथों में है।